आप बताइए सर। मुन्ना, कैसे हैं आप? ठीक है सर। बहुत बढ़िया। चलिए, आज का सेशन हमारा डिस्कशन सेशन होने वाला है। हम कुछ करने नहीं वाले हैं यहाँ पे। कोई भी डाउट आपके दिमाग में किसी भी एरिया को लेके मुझसे पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट? बीना मैम, निशित सर, विकास जी। जी सर, जो है कुछ क्वेश्चन थे सर मेरे। जी जी, बताइए। कुछ ऐसे वैसे कॉमन वर्ड्स है जो हालांकि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को लेकर। ठीक है। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर लो तो मैं शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, समझ तो जाऊंगा। हाँ हाँ। तो मैं चाह रहा था सर इस तरह के वर्ड्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। और क्या है? डोमेन अथॉरिटी और सर? इसके अलावा एलेक्सा रैंक सर एक वर्ड यूज होता है। ठीक है। कहीं कहीं पे मैंने देखा है लोग लिखते हैं वेब 2.0 सबमिशन। ठीक है। इसके अलावा मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो मैं जानता हूँ, कई लोग उसको डायनेमिक मेटा टाइटल, डायनेमिक यूआरएल और डायनेमिक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, या डायनेमिक H1 टैग लिख देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? या डायनेमिक साइट मैप। ओके। और एक बहुत टर्म्स मुझे नहीं समझ में है, इन्फ्लुएंसर आउटसर्च, ठीक है, मैं आउटरीच। समझाता हूँ। चलिए, सबसे पहले निश्चित तरह क्वेश्चन उठा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इनका कि ये पूछना चाह रहे हैं डायनेमिक मेटा टैग्स क्या होते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सर कुछ भी मेटा नहीं देते हैं, और जो भी, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा पोर्टल बना रहे हैं, आप मोबाइल रिचार्ज वाला पोर्टल बना रहे हैं, और उस मोबाइल रिचार्ज वाले पोर्टल के ऊपर आप अपने जो कोड्स हैं उसको डायनेमिकली उसका मेटा जनरेट कर रहे हैं। मतलब जो भी आपका कंटेंट है उसके बेस पे उसका मेटा जनरेट हो जाए, ये कोडिंग के थ्रू आप करते हैं, तो डायनेमिक मेटा टैग्स उसी को कहा जाता है, जो आप मैनुअली नहीं लिखते। अभी तक हम मैनुअल लिख रहे थे ना। यस सर। लेकिन ध्यान रखिएगा निश्चित सर, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि डायनेमिक मेटा टैग्स और डायनेमिक कंटेंट को ज्यादा फोकस मत कीजिए। एसईओ के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कंटेंट को स्टैटिक रखें। ओके सर। डायनेमिक मेटा टैग्स का फायदा नहीं है, क्योंकि सर वो तो, जो अगर आप मैनुअल लिखेंगे तो 100% ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा ना, क्योंकि बिल्कुल आपको सही बहुत कह अच्छे रहे से हैं सर। पता है क्या है डायनेमिक में। तो सर जो आपने कोड लिखा उसके बेस पे वो आ गया, ठीक है। तो इसलिए उस पे नहीं जाएंगे। डोमेन अथॉरिटी पे आते हैं, और आपकी वेबसाइट अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी। अथॉरिटी वर्ड मतलब क्या है? पेज अथॉरिटी। ये जो चीजें हैं, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी का मतलब समझिएगा। अथॉरिटी मतलब, जो हमने बैकलिंक्स की जब बात की थी ऑफ पेज के अंदर, तो बैकलिंक्स में क्या होता था? अथॉरिटी उसको बोला जाता था जो वेबसाइट मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से गूगल की नजर में अच्छी मानी जाती थी, उसी पे तुम बैकलिंक बनाते थे। ऐसा ही ना निश्चित सर? जी सर। तो डोमेन अथॉरिटी का मतलब है वो वेबसाइट जिसकी गूगल में रैंकिंग बहुत अच्छी है, जो बहुत टाइम से अच्छी तरीके से बैठा हुआ है। दैट मींस वो प्रॉपर एसईओ फंक्शनैलिटी यूज कर रहा है। अगर वो चीज आपके डोमेन के ऊपर आती है, दैट मींस अगर आपका जो ट्विटर ग्रुप है उसके ऊपर अगर बहुत अच्छे से एसईओ इंप्लीमेंटेड है, तो आपकी डोमेन अथॉरिटी 10 में से कोई एक मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है निश्चित सर, समझ रहे हैं? जी सर। 10 में से कोई एक नंबर दिया जाएगा। जैसे आपको क्वालिटी स्कोर मिलता है ना, उसी तरीके से एक डोमेन अथॉरिटी होती है। और यही पेज अथॉरिटी, मतलब पेज जो है आपका, वो भी कितना ज्यादा एडवांस है, आप कितना ज्यादा एसईओ को फॉलो कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप सर्च इंजन फ्रेंडली चीजें बना रहे हैं, वो आपकी पेज अथॉरिटी हो गई। जितना ज्यादा ये होगा, मतलब जितना ज्यादा 10 में से ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए एसईओ होगा। और अगर आप किसी दूसरे पेज को बैकलिंक देते हैं निश्चित सर इसके बाद, तो आपकी डोमेन अथॉरिटी, अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 8 है, तो आप जिस वेबसाइट को बैकलिंक दे रहे हैं, या फिर अगर अपने वेबसाइट के ऊपर किसी को आप वेबसाइट एड्रेस डाल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जब हम डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं बैकलिंक की। क्लियर है सर? यस। जी सर। और बताएं निश्चित सर, और क्या क्वेश्चन था आपका? एलेक्सा रैंक का सर कितना इंपॉर्टेंस होता है? सर एलेक्सा रैंक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन एलेक्सा रैंक पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सब बिना बात की बताई हुई चीजें हैं। गूगल के बनने से पहले, याद रखिएगा, गूगल के बनने से पहले एलेक्सा, मैं बता दूं सबसे पहले, एलेक्सा एक डेटाबेस है जो पूरी दुनिया की वेबसाइट का डेटाबेस रखता है। आपके पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितनी वेबसाइट्स वहां पे स्टोर्ड हैं, और आपको उस कीवर्ड पे कितना रैंक मिल रहा है, ये जैसे गूगल की रैंकिंग अलग है। जैसे गूगल पे आप बोलते हैं कि आप टॉप पेज पे आ गए, एलेक्सा रैंकिंग पे जब आप अपने डोमेन को
ऐड करते हैं, अगर आप खुद भी नहीं करें तो एलेक्सा ऑटोमेटिकली आपको उठा लेगा। जैसे गूगल ऑटोमेटिकली उठाता है वैसे एलेक्सा ऑटोमेटिक उठाता है। जब एसईओ पुराने जमाने में किया जाता था तो वहां पे डायरेक्टरी सबमिशन नाम की एक चीज होती थी, जहां पर आप दुनिया की दूसरी दूसरी डायरेक्टरीज पे जाके अपनी साइट का सबमिशन करते थे। अब वो चीज खत्म हो गई है, अब गूगल ने उसको बैन कर दिया है। गूगल को पसंद नहीं है कि आप मैन्युअली जाके डायरेक्टरीज में सबमिशन कीजिए। तो एलेक्सा भी एक तरीके की डायरेक्टरी है। उस डायरेक्टरी की वैल्यू आज भी इसलिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। दैट मींस अगर आप एलेक्सा डायरेक्टरी में अच्छी रैंकिंग पे आ रहे हैं तो आपकी वेबसाइट का जो मतलब टेक्स्ट है, आपकी वेबसाइट का जो स्टैटिक्स है वो बहुत स्ट्रांग होगा। एलेक्सा रैंकिंग, आप जब किसी कस्टमर को कोई रिपोर्ट देते हैं तो आप उस कस्टमर को ये दिखाते हैं कि देखो मैंने ये एसईओ पे काम किया, इतना ट्रैफिक आ रहा है, जिसकी वजह से आपका एलेक्सा रैंकिंग यहां से यहां पहुंच गया है। क्लियर है निशित जी? जी सर। ये एक तरीके का डायरेक्टरी। सर वेब 2.0 सबमिशन एक वर्ड यूज होता है सर, कई बार मैंने देखा। जो बैकलिंक्स होते हैं वो दो तरीके के मेजरली होते हैं। पहला है आपका वन वे लिंकिंग, दूसरा है टू वे लिंकिंग। और जब 2.0 की हम बात करते हैं, 2.0 वेब सबमिशन 2.0, इसका मतलब है बैकलिंक बनाना ही। लेकिन वेब सबमिशन 2.0 का मतलब है कि आपने जहां पे बैकलिंक बनाया वो फॉलो बैकलिंक है। डू फॉलो एंड नो फॉलो कॉन्सेप्ट याद है? जी सर याद है। तो डू फॉलो बैकलिंक जो होते हैं उसको हम बोलते हैं वेब 2.0। ओके। और जो नो फॉलो है वो बैकलिंक ही, नॉर्मल बैकलिंक कह दीजिए उसको। ठीक है सर। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक सर लास्ट क्वेश्चन और रह गया है। बताइए सर, बताइए। एक वर्ड सर यूज होता है साइटेशन, तो थोड़ा सा क्लियर है लेकिन बहुत नहीं क्लियर है मुझे साइटेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। सर देखिए, इसको सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि आप इसको कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग से कनेक्ट कीजिए, इन्फ्लुएंसर पे कनेक्ट कीजिए इसको। एक इन्फ्लुएंसर स्टैटिक्स एक टर्म आता है जो मार्केटिंग में यूज किया जाता है। मतलब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं इन मार्केट और आउट मार्केट। इन मार्केट का मतलब है, आपको याद है फेसबुक में और गूगल एड्स के अंदर जब हम डिस्प्ले एड चलाते हैं तो हम लोगों का इंटरेस्ट चूज करते हैं, याद है सर? जी सर। लोगों का अगर हम इंटरेस्ट चूज कर रहे हैं और ऐसे लोगों को ऐड दिखा रहे हैं जो लोग हमारे मार्केट में ही हम जैसे प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। दैट मींस मान लीजिए आप एजुकेशन सेक्टर के लोगों को आप ट्विटर ग्रुप की वेबसाइट का ऐड दिखा रहे हैं, तो आप इन मार्केट प्रमोशन कर रहे हैं, आप इन मार्केट इन्फ्लुएंसर प्रमोशन कर रहे हैं। और अगर आप पूरी दुनिया को अपना ऐड दिखा रहे हैं तो आप आउट मार्केट कर रहे हैं। आउट मार्केट में जो प्रोडक्ट का आउटकम है वो बहुत ज्यादा ब्रांड प्रमोशन पे फिक्स होता है, न कि लीड्स पे। अगर आप इन मार्केट कर रहे हैं तो आप लीड के लिए कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर की, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे प्रमोट हो गया, बहुत ज्यादा, और उसके बहुत ज्यादा 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, और आप एडिडास कंपनी के ओनर हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे, भैया मेरा जूता पहन के जरा मॉर्निंग वॉक करके दिखा दो लोगों को। तो आप एक इन्फ्लुएंसर यूज कर रहे हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और इन्हीं सब टर्म्स को निकाल के जब आप बात करते हैं तो आप बात करते हैं इन मार्केट, आउटरीच या इन रीच, ये सारी टर्म्स पे आप बात करते हैं। और भी क्वेश्चन सर? अच्छा, कभी कभी सर मैं रिपोर्ट्स देखता हूँ वेबसाइट्स की, जो है कि जैसे जब कीवर्ड रैंक कर रहा होता है ना, तो एक वेबसाइट ने बहुत सारे बैकलिंक बनाए होते हैं, पेज अथॉरिटी उसकी ज्यादा होती है जी। और कुछ और फैक्टर उसके ज्यादा होते हैं, लेकिन वो नीचे रहती है और जो दूसरी जो वेबसाइट जिसका कम होता है वो रैंक कर जाती है। सर देखिए, मैंने आपको बहुत सही बताया निश्चित सर, मैं हमेशा आपको समझाता रहता हूँ, सबको भी यही बोलता हूँ। सॉरी, गूगल जो है ना, गूगल कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बात कर रहा है। जितने टर्म्स वाली चीजें हैं ना निश्चित सर, किसी भी डिजिटल मार्केटियर को या फिर गूगल के एम्प्लॉय को भी कोई आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकता कि आप ये वर्ड लिख दो और टॉप में पहुंच जाओगे। इसके पीछे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं।
कि वेबसाइट ऐसा रिएक्ट करेगा तो यहां इतना मार्क्स मिलेगा, वेबसाइट पे ऐसा होगा तो इतना मार्क्स मिलेगा, वेबसाइट की डोमेन जो अथॉरिटी है, जो पेज अथॉरिटी है, मतलब उस पेज का कंटेंट कितना स्ट्रांग है और वो कितना ज्यादा अच्छा वैल्यू रखता है उस 10 में से जितने भी नंबर आपको मिले। तो ये सारी चीजों को लेके जो आपका आउटकम निकलता है उसके बेस पे आपका एसईओ का रिजल्ट निकल के आता है। ये जो टर्म लोग यूज कर रहे हैं ना, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, निश्चित सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ मार्केट में कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाने के लिए और अपने जैसे लोगों को, जैसे अगर मैं हूं तो मैं किसी स्टूडेंट को समझाऊंगा कि तुम डोमेन अथॉरिटी पे काम करो। अरे भैया आप अपनी वेबसाइट पे काम करोगे, डोमेन अथॉरिटी अपने आप बन जाएगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो आंसर आपने दिया बिल्कुल सही दिया निश्चित सर कि ऐसे। सर अभी वॉइस नहीं आ रही सर? मेरी वॉइस अभी भी नहीं आ रही सर? क्लियर है? आ रही है बस सर। तो आ रही है। ओके मयंक जी, शायद नेटवर्क इश्यू होगा आपके एंड पे। अभी क्लियर है? नहीं आ रही सर, मेरे पास नहीं आ रही सर। मयंक जी अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर, मेरे पास तो प्रॉपर आ रही है। मयंक जी अभी क्लियर है? यस सर, आप क्लियर है सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो निश्चित सर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इस चीज पे है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पे कंटेंट किस तरीके से लिखा गया है, कितना कस्टमर फ्रेंडली है वो। इसके अलावा किसी और चीज पे ध्यान ही मत दीजिए, बाकी सारी चीजें गूगल ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अगर देखिए आप एलेक्सा रैंकिंग की बात करते हैं, एलेक्सा रैंकिंग लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट की 4 लाख है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी एलेक्सा रैंकिंग 4 लाख आ रही है। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, आपके कीवर्ड रैंक होंगे, तो एलेक्सा रैंकिंग तो ऑटोमेटिकली ऊपर उठेगी ना, होगी नहीं होगी सर? जी सर बिल्कुल। तो उस पर काम करने की जरूरत क्या है, हमें तो फोकस करें हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, दैट्स इट। ये लोगों ने मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट बेचने के लिए ये टर्म्स बना दिए हैं। हाँ यही सब टर्म्स मैंने देखे, तो फिर जो है क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि इस पे एक बार डिस्कस करूँ जो है। तो यही है सर डोमेन अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है मार्केट इन रीच, इन्फ्लुएंसर, शब्दों को पकड़िए बस। इन्फ्लुएंसर है, इन स्ट्रीम एड्स हैं, आउटस्ट्रीम एड्स हैं, इन स्ट्रीम मार्केटिंग है, आउटस्ट्रीम मार्केटिंग है। इन स्ट्रीम मार्केटिंग का मतलब हो गया टारगेटेड कस्टमर, आउटस्ट्रीम मार्केट पूरा मार्केट खोल दिया। अच्छा सर, कुछ जो है डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन या टाइटल का कितना इम्पैक्ट पड़ता है जो है वेबसाइट पे? सर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप डुप्लीकेसी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि सर देखिए आपका नाम भी राम हो सकता है, विकास सैनी जी का नाम भी राम हो सकता है, लेकिन आप दोनों बिल्कुल अलग अलग इंडिविजुअल हैं। तो इससे पूरी दुनिया को कोई प्रॉब्लम है कि आप दोनों का नाम सेम है? निश्चित सर होगा क्या प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी ना। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन का कॉपी होना अपने आप में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि आपकी वेबसाइट नीचे आ जाएगी, आपको रैंकिंग अच्छी नहीं मिलेगी। टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपके कंटेंट के बेस पे होता है। ये बिल्कुल यूट्यूबर्स ने बिल्कुल बहुत ज्यादा हवा बना रखा है इस चीज का कि कॉपी नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करें, टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट। मैं सिंपल बोल रहा हूं सर, अगर आप अपने एसईओ को यूज कर रहे हो तो एसईओ तो ये बोलता है कि आपका जो कंटेंट है उसी के बेस पे आपका टाइटल होना चाहिए। अगर आप कॉपी कर रहे हो इसका मतलब आपका कंटेंट पूरा कॉपीड है, क्योंकि टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपके डेटा के बेस पे होगा ना निशित जी। तो सही कह रहे हैं। तो यहां पर कॉपी का तो कोई शब्द ही नहीं आना चाहिए। यूट्यूबर्स ने बिना बात की कंफ्यूज कर रखा है दुनिया को। लोगों ने कहीं से बात से सुन कोई लिया, फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो है, क्योंकि वो कंटेंट तो सर हुआ नहीं, वो तो टाइटल में ये हुआ और थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत कंटेंट आइडिया लेके हम लोग उसको कॉपी करते ही है, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। सर अच्छा इनर पेज में पड़ेगा, बहुत नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इनर पेज में सर कितना, अगर इनर वेबसाइट में एक ही जैसे टाइटल या डिस्क्रिप्शन आ जाए तो उसका कितना फर्क पड़ता है? सर देखिए गूगल या कोई भी सर्च इंजन ये चाहता है आपका कंटेंट हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर आपका पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन हर पेज पे कॉमन है, इसका हर मतलब पेज में नहीं सर, कुछ कुछ पेज में सर कॉमन हो गया। अगर मान लीजिए अगर 2 पेजेस हैं तो 2 पेजेस पे आपका वेबसाइट का डेटा आपका वेबसाइट का डेटा डिफरेंट है, लेकिन आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम है।
सबसे पहली चीज तो ये है कि सर गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के लिए आपकी वेबसाइट का डोमेन एक अलग बात हो गई, हर पेज यूनिकली देखा जाता है, इसको मानते हैं आप? बिल्कुल सर। अब हर पेज का यूनिक होना मतलब दो आइडेंटिटी है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। अब ये पेज नंबर 1 जो है इसका अपना खुद का डेटा होगा, इसके बेस पे आपने टाइटल लिखा और डिस्क्रिप्शन लिखा। पेज नंबर 2 है, इसका अलग डेटा होगा, इसके बेस पे आप टाइटल लिखेंगे, इसके बेस पे आप मेटा लिखेंगे, करेक्ट है? अब दोनों पेज का डेटा अगर कॉमन होगा तो गूगल को पसंद थोड़ी आएगा सर, नहीं आएगा ना। वो थोड़ा फर्क डाल। और टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमेशा हर पेज का, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अलग कर दीजिए, जैसे होम पेज है और कॉन्टैक्ट पेज है। और आपको अगर ट्विटर ग्रुप की वेबसाइट बनानी है तो आप कॉन्टैक्ट, जो जैसे कॉन्टैक्ट पेज का जो टाइटल होगा वो स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट शब्द यूज कीजिए, उसके बाद अपनी कंपनी का नाम यूज कीजिए। ध्यान दीजिएगा सर, ये क्यों करते हैं? कॉन्टैक्ट का पेज बनाया क्यों जाता है और गूगल क्यों बोलता है कि अपने कॉन्टैक्ट पेज पे कॉन्टैक्ट का टाइटल डालो? ये इसलिए बोलता है क्योंकि गूगल ये चाहता है कि कोई कस्टमर सर्च इंजन पे आए और डाले हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट ट्विटर ग्रुप या फिर ट्विटर ग्रुप फोन नंबर, तो गूगल के सर्च इंजन को पता लग जाए कौन सा पेज दिखाना है। हर पेज पे अगर आप सेम ही टाइटल डाल देंगे ट्विटर ग्रुप, तो गूगल को पता कैसे लगेगा? गूगल आप डेटा से थोड़ी पढ़ रहा है। मैंने बताया ना सर, गूगल को सिर्फ समझाने का एक ही तरीका है, टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। तो गूगल तो वही रीड करता है ना निशित जी। तो अगर कोई टाइप करेगा कॉन्टैक्ट, हाउ कैन आई लाइनें कॉमन तो कॉन्टैक्ट, फर्क पड़ेगा नहीं। हर डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ लाइनें चेंज होनी चाहिए और कुछ चीजें हम कॉमन रख सकते हैं। सर बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम रखेंगे तो डेटा सेम रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने जैसा एग्जांपल बताया कि विकास सैनी जी का नाम भी राम है, आपका नाम भी राम है, लेकिन आप दोनों यूनिक है ना। सपोज दैट सर एक पेज मैंने बनाया जो है होम ट्यूटर्स जॉब के लिए जी, और एक पेज बनाया मैंने जो है होम ट्यूटर्स के लिए जी। अब दोनों में ही मैंने जो कांटेक्ट डिटेल और ईमेल आईडी रखी वो नीचे की सेम रखी, तो कोई ये बात दोनों नहीं तो सेम हो जाएगा, तो इस पे तो कोई फर्क आना नहीं चाहिए क्योंकि सर, बाकी बिल्कुल सब भी नहीं, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल तो भी नहीं आना चाहिए। अब ऐसा डेटा थोड़ी अगर सेम हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी होगा कि हर पेज के लिए आप नया ईमेल एड्रेस रखेंगे। मतलब कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन जो हमारी है सर उसकी मैं गूगल ये बात कर रहा कहता है, गूगल या कोई भी सर्च इंजन ये कहता है कि आपकी वेबसाइट पे 30% डेटा कॉपीड हो सकता है, 70% यूनिक डेटा चाहिए उसको। हूँ। ये भी है सर, मैं तो 100% के लिए परेशान रहता था। नहीं सर, बिल्कुल भी 100% के लिए परेशान नहीं हो, वरना उल्टा जाएंगे सर। हमने तो बोझ हल्का कर दिया। ईमेल एड्रेस क्रिएट करेंगे नहीं ना सर। सही कह रहे हैं सर। और निश्चित जी मैं बहुत क्लियर बताऊं, सारे लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का डिजाइन जाके देख लीजिएगा, एसबीआई का वेबसाइट का डिजाइन जाके देख लीजिएगा, लेकिन आज भी अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है तो आपकी मजबूरी है उस वेबसाइट पे जाना और वहां पे ट्रांजैक्शन करना। वेबसाइट मोबाइल में खुलनी चाहिए, उस पे जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट यूजर को समझ आ जाना चाहिए। इससे ज्यादा ना यूजर को चाहिए ना गूगल को चाहिए। ठीक है लॉजिक है। लेकिन निश्चित सर बहुत सारे यूट्यूबर्स दिन भर चिल्लाते रहते हैं कि हमारा कोर्स खरीदो, हम आपको लैंडिंग पेज सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भूल जाइए सारी चीजें। यूजर को क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए बीना मैम की वेबसाइट है, अब बीना मैम की वेबसाइट पे एक बंदा मोबाइल से आ रहा है, अब उसको क्या चाहिए? एक फॉर्म चाहिए, एक इंफॉर्मेशन चाहिए और एक नंबर चाहिए, और क्या चाहिए? यही तीनों चीजें तो आपको क्रिएटिव तरीके से दिखानी है। अब आपने पूरा एनिमेशन डाल दिया जहां पे बीना मैम पूरा दिखा रही है, एक वीडियो चल रहा है, ठीक है, दिखा दिया आपने, यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे यूजर रुक रहा है वो तो है ही नहीं ना। हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। आजकल की जितनी भी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं थीम्स के पीछे पड़ी हुई है। जरूरी है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो तभी निकलेगा जो पेज आप बना रहे हैं, सबसे पहले बनाने से पहले आपके पास आपका टारगेट ऑडियंस पता आपको होना चाहिए कि मैं ये पेज किस लिए बना रहा हूं और ये पेज क्या हेल्प करेगा। ये दो आंसर अगर आपके पास हैं तो आपको एसईओ में कोई नहीं बीट कर सकता।
आप करते क्या है, आपको जगह खाली मिल गई, अरे यार यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस लग रहा है, यहाँ एक इमेज डाल देता हूं मैं, ऐसा ही होता है ना निश्चित जी? बिल्कुल सही करें। सर जो हम आर्टिकल लिखते हैं खुद से, जैसे अपने लिए लिखना चाहते हैं, जी तो अपनी वेबसाइट पे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है कि हमें उसके लिए दूसरी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे लिखना ज्यादा बेहतर होगा? सर, आपने अपनी वेबसाइट पे तो देखिए आर्टिकल लिख दिया, अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझिएगा, सबसे पहले क्या है इसको समझिएगा। जब आप अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखते हैं तो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, मतलब जो आपकी वेबसाइट के सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपकी वेबसाइट के नोन लोग हैं, आप उनके लिए एक नया अपडेट दे रहे हैं, यही तो मतलब है ना। तो सर और अब आप दूसरों की वेबसाइट पे जाके क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दूसरों की आपकी वेबसाइट नहीं, वेबसाइट, सब डोमेन बना के जो ब्लॉगर्स बनाते हैं या जो अपने ब्लॉग जो दूसरे वेबसाइट पे बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। मैं वही बात समझा रहा हूं सर। तो लोग अब दूसरों की वेबसाइट पे जाके लिखते क्यों हैं? वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपकी खुद की वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है और आपकी खुद की वेबसाइट की जो लेवल है गूगल की नजर में या किसी भी सर्च इंजन की नजर में, वो उतना अच्छा नहीं है, तभी तो आप बैकलिंक बनाते हैं। सर अमेजॉन को बैकलिंक बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं सर, सब कुछ जानते हैं। अमेजॉन का पेज का डिजाइन आप देख लीजिए, बहुत सिंपल एंड नीट एंड क्लीन, और अब जब बना दिया तो लोग बोल रहे हैं यार क्या मजेदार डिजाइन है, लेकिन जब अगर आप वैसा डिजाइन बना रहे हो तो आप कहते हैं क्या घटिया बना रहा हूं मैं। तो इसलिए बैकलिंक बनाइए जरूर, काम जरूर कीजिए, लेकिन डिजाइन पे बहुत ज्यादा, डिजाइन करने से पहले आप सीधा पेन और पेपर निकालिए, ये सोचिए कि ये जो पेज है, इस पेज को मैं किसके लिए बना रहा हूं और इस पेज से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरे उस विजिटर को जो इस पेज पे विजिट करेगा। इसके अलावा एसईओ में कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीजें गूगल और ये डेटाबेस अपने आप कर लेंगी। और निश्चित मेरे ख्याल से ये चीज आपने इंप्लीमेंट की है और इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। हाँ सर, रिजल्ट तो मिल रहा है सर, बढ़िया मिल रहा है। तो आप जिस प्रोसेस पे चल रहे हैं उसी प्रोसेस को इंक्रीज करते रहिए, 100% सक्सेस पे जहां तक आप सोच रहे हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर प्लेटफॉर्म बिगड़ेगा ना सर, ये जो यूट्यूबर्स के चक्कर में पड़ेंगे कि ये डोमेन अथॉरिटी पे पकड़ लूं, ये नहीं कर सर, लूं, ये वो कर लूं, यूट्यूबर के चक्कर में मैं नहीं पड़ा। जी ये इधर मैंने जो कोचिंग से करा तो सब मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही है सर, लेकिन अपने कस्टमर को जो मैं बोल रहा हूँ निश्चित सर ऐसे समझाइएगा तो कस्टमर को सीधा समझ आएगा। हाँ, अब तो मैं समझा लूंगा। सीधा समझाइएगा कस्टमर को कि आप, गूगल ने आपको कहा है कि डोमेन अथॉरिटी बढ़ाओ, आप पूछो ना, आपके सामने कोई वेबसाइट डिजाइनर भी बैठ जाए ना निश्चित सर, या फिर डिजिटल मार्केटर बैठ जाए ना, सीधा बोलिएगा कि भैया गूगल पे जाके दिखाओ मुझे लिखा हुआ कि गूगल ने बोला है कि आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 8 होनी चाहिए, वरना मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। कहीं लिखा हुआ दिखाओ। कहीं नहीं लिखा सर, बल्कि मेरे डोमेन की अथॉरिटी तो बहुत लो है, तब भी रैंक कर रही है। कैसे हो रही है सर? ये इसीलिए हो रही है कि ये कॉन्सेप्ट सर देखिए, ये एक तरीके का कैंसर है, मैं सही बता रहा हूं। कैंसर का इलाज डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, कोई बुक रूल नहीं है। इस डॉक्टर ने इस तरीके से कैंसर के पेशेंट को ठीक किया था तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो एसईओ भी यही है कि मैं टॉप रैंकिंग में पहुंच गया, मैंने इन चीजों पे ध्यान दिया था तो मैं टॉप रैंकिंग में पहुंच गया। गूगल सिंपल या कोई भी सर्च इंजन जो मार्केट में आज है या कल आएगा, वो सिर्फ यही देखता है कि जिस कस्टमर को वो आपकी वेबसाइट पे भेज रहा है वो कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, दैट्स इट। आप कितना बड़ा भी, आप निश्चित सर कितना भी डोमेन अथॉरिटी ले आओ, आप कितना बड़ा भी कुछ भी कर लो, मेरे लिए सिर्फ 3 महीने का काम है कि मैं आपकी वेबसाइट को ऐसा नेगेटिव रैंक कर सकता हूं कि आप दुनिया में दोबारा ऊपर नहीं आओगे। गूगल, ध्यान दीजिएगा, आने वाले टाइम में, मैं आपको अभी बता रहा हूं लाइव रिकॉर्डेड सेशन में, गूगल आने वाले टाइम में हर पेज पे एक अपने आप में एक रिव्यू सिस्टम डालेगा। लोग वेबसाइट पे जाएंगे, रिव्यू देंगे कि इस वेबसाइट पे जाने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ।
क्योंकि हम जैसे लोगों ने इसको एक बिजनेस बना के इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, गूगल खुद ही कंफ्यूज है। यार मैं सच्चाई ढूंढूं कहां से? आज आप गूगल के ऊपर जाके डालते हो बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, आपको एक फीसडी से डॉक्टर दिख जाता है सर, जिसने एसईओ करा रखा है। ये गलत है या नहीं है? गलत है ना सर? बिल्कुल सर। तो इस चीज पे गूगल काम करेगा तभी तो सक्सेस मिलेगा, वरना अगर इस चीज को बढ़ने देगा तो गूगल का खत्म काम। तो गूगल हर दिन हर क्षण इसी चीज पे काम कर रहा है कि कैसे वो कस्टमर से एक्चुअल फीडबैक ले कि उसको इस वेबसाइट पे मजा आया या नहीं आया, जिसके लिए उसने लोकल माई बिजनेस स्टार्ट किया। लोगों ने उसका भी गलत यूज करना स्टार्ट कर दिया, रिव्यू दे रहे हैं, रिव्यू चल रहा है, आईपी एड्रेस से रिव्यू चल रहा है। तो उस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन सर वो पैटर्न्स गलत हैं जहां से आप ऐसे इंक्रीज करते हैं और ऐसे चलते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा निशित जी कि आप बहुत सही तरीके से चल रहे हैं। जो मेथड्स आपने यूज किए हैं, सिर्फ एक चीज दिमाग में रखिए, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक होनी चाहिए। वेबसाइट का लुक एंड फील ज्यादा मैटर नहीं करता है, वेबसाइट बल्कि नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। वेबसाइट में बहुत ज्यादा एनिमेशन, बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, आप डालिए, लेकिन वो आपके लिए होगा तब डालिए ना। पता लगे आपने ट्विटर ग्रुप की वेबसाइट बनाई है और उसमें एक सुपरमैन उड़ता हुआ आ रहा है, कोई फायदा नहीं है ना सर उस चीज का। आप बनाइए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, क्रिएटिव बनाइए, क्रिएटिव बनाइए, ना कि सुंदर बनाइए। लोग सुंदर बनाने के चक्कर में ले जाते हैं, क्रिएटिव नहीं बनाते हैं। आपको अपने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्रिएटिव बनाना है, विच इज डिमांडेड बाय गूगल और एनी ऑफ द सर्च इंजन राउंड द ग्लोब। मेरी हमेशा, आप मेरे बारे में जानते हैं निशित जी, मेरी हमेशा लड़ाई होती है डिजिटल मार्केटियर से, और मैं हमेशा यही बोलता हूं, ये लोग पता नहीं क्या क्या रटते रहते हैं। और मैंने मेरे लाइफ में, मैं हमेशा जिस टीम को मैं भी लीड किया है, मैंने भी बहुत ज्यादा नौकरी की है, तो जिस टीम को जब भी मैंने लीड किया, मैं अपनी टीम को हमेशा यही समझाता था कि देखो, काम को करने का सिंपल एक ही तरीका है कि गूगल के पैटर्न को समझो। गूगल ये बोलता है कि मेरे कस्टमर को सेटिस्फाई करो। आप एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर दो ना निश्चित सर। ऐसा देखा है आपने कि वेबसाइट आप एक दिन डालते हो, आज डोमेन लॉन्च हुआ, आपने देखा है कल होकर डोमेन टॉप नंबर पे आ जाता है? ऐसा हुआ है कभी? अभी तक तो सर नहीं हुआ मेरे साथ हुआ। आपके साथ नहीं हुआ ना सर? तो थोड़ा टाइम लगा आने में, मतलब तुरंत नहीं हुआ। नहीं हुआ ना सर? कभी तो नहीं। सर ऐसा किसी के साथ नहीं होता। अगर जो आपको बताएगा वो गलत स्टोरी बता रहा है, उसको खुद नहीं पता है। आप एक एंड्रॉइड यूज करने वाले यूजर से पूछोगे आईफोन कैसा है, वो बोलेगा अरे बकवास चीज है, क्योंकि उसने यूज ही नहीं किया है। आप एप्पल यूजर से पूछो ना जरा आईफोन कैसा है। एंड्रॉइड यूजर हमेशा आपको यही समझाएगा कि यार उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ब्लूटूथ से मैं शेयर करूंगा, मेरे को ड्राइव में कनेक्ट में कर नहीं पाऊंगा, ये वो फलाना ढिमकाना चीजें, क्योंकि उसने वो चीज हैंडल नहीं की है। तो सर ये जो जितने भी लोग हैं मार्केट में काम कर रहे हैं, एजेंसीज हैं, और मैं बता दूं निश्चित सर, हर एजेंसी सिर्फ इस पैटर्न पे काम करती है कि किस तरह वो एक बुक रूल पे काम कर रहे हैं। एसईओ बुक रूल नहीं है, बिल्कुल भी बुक रूल नहीं है। एसईओ आपकी इमेजिनेशन को रोक ही नहीं सकता। आप 24 घंटे बस यही सोचिए कि आपकी वेबसाइट की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों तक क्रिएटिव तरीके से कैसे पहुंचे, दैट्स इट। बाकी सारा काम सर्च इंजन ऑटोमेटिकली आपके लिए करेगा, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी है और गूगल का मेन टारगेट यही है कि अच्छी वेबसाइट को टॉप में दिखाए। यही है ना सर? जी सर। बस यही सेल पिच मारनी है कस्टमर के आगे अब बैठ के। और कोई भी डिजिटल मार्केटर आपकी कंपटीशन में आ जाए जो बहुत ब्रिलियंट रिपोर्ट बना रहा है, मैं सबसे पहले कहूंगा सर, जो रिपोर्ट आपने मेरे को भेजी थी निशित जी, मैंने रिपोर्ट देखी, वो मुझे रिपोर्ट उतनी अप्रोप्रिएट नहीं लगी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टेक्स्ट डाला हुआ है उसमें। थोड़ा रिपोर्ट्स में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को इन्वॉल्व कीजिए, रिपोर्ट देखने में अच्छी लगती है।
हाँ सर, वो नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा। वो तो बस जस्ट मैंने ट्राई के लिए बनाया था। और इसके लिए और निश्चित सर आपको अगर किसी वेबसाइट का रिव्यू रिपोर्ट निकालनी है ना, तो आप क्या यूज करते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाते हैं? सर वही जो क्या कहते हैं, या तो SEM रस या HRF पे जाता हूँ सर। और वहां से एसईओ उसकी वेबसाइट एनालिसिस रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं, करेक्ट? वहां से रिपोर्ट देख के कीवर्ड की कुछ अपने पास से बना लेता हूँ, और कुछ और छोटे मोटे टूल भी यूज कर लेता हूँ। एसईओ एसईओ ऑप्टिमाइजर पे गए हैं? SEO ऑप्टिमाइजर ही ट्राई किया सर मैंने। मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वेबसाइट लगती है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वेबसाइट है और मजेदार तरीके से काम करती है। ट्राई करता हूँ मेरे एंड पे ओपन हो। चलिए अपनी स्क्रीन को शेयर करें सर एक बार। हरप्रीत मैम कैसे हैं आप? I'm good, sir. How are you? आई एम गुड गुड, थैंक यू मैम। आपका टेस्टिमोनियल बहुत अच्छा लगा मुझे। आज हरप्रीत मैम ने हमें टेस्टिमोनियल भेजी है एंड आई रियली लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर सेंडिंग योर फीडबैक। Thank you, sir. बीना मैम आपके पास कोई क्वेश्चन? विकास जी कोई क्वेश्चन? चिन्मया कोई क्वेश्चन? सर मैं सर, अपनी मुझे स्क्रीन ये शेयर करूँ? जी स्क्रीन शेयर करें निशित जी। जी बीना मैम कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मुझे ये पूछना था कि वेबसाइट का बैकअप कैसे लेना होता है? ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर मैं बैकअप लेना आपको कल सेशन में सिखा दूंगा। ठीक है सर। कल हमारे लास्ट सेशन है, तो प्लीज आप सारे लोग अटेंडिव रहिए और जो लोग आज नहीं आ पाए हैं प्लीज आप लोग सेशन में आइए। हम इसी टाइम सेशन लेंगे कल भी। ओके सर, मैं सर ये बोलना था अभी आपको। चलिए निशित जी यहाँ पर मैं आपसे कंट्रोल ले लेता हूँ। हरप्रीत मैम कोई क्वेश्चन? Sir, बहुत सारे questions है, but I will need some 10-15 minutes after the session maybe with you. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नहीं दे पाया विल बी अवेलेबल ऑन कॉल्स देन। ठीक है Okay, sir. ओके। और हरप्रीत मैम मैं एक चीज आपको बता दूं, यू आर वेल टू स्पीक ऑन कैमरा। बहुत अच्छा है, आप डॉक्टर बैकग्राउंड से हैं तो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग ऑन कैमरा। So that was actually the reason I took so much time to arrange this one. मैं चाह रही थी कि आपका रिव्यू मिल जाए proper. बहुत अच्छा है और कुछ रिव्यूज उसमें हैं जो मैं आपको कॉल पे जरूर बताऊंगा। Yes, sir. Thank you. निश्चित जी यहाँ पे ट्विटर ग्रुप्स की वेबसाइट डालें, अपनी वेबसाइट डालिए कोई भी, या फिर अपने कस्टमर की वेबसाइट डाल दीजिए, जो नया प्रोजेक्ट उठाया है वो डाल दीजिए अभी सर। सर अभी मैं उसको बना रहा हूँ सर, जो है अभी तो उसकी पुरानी वेबसाइट बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है ठीक है, सर आप कहेंगे तो डाल दूंगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं सर। लेकिन ये कीवर्ड में कुछ रैंक नहीं कर रही है, बस ये दिक्कत है। चलिए यही डाल दीजिए सर, यही डाल दीजिए, आपको एग्जैक्ट मिलेगा। ट्विटर ग्रुप तो आपको अच्छा चल रहा है, ये डाल दीजिए उठा के। यही कस्टमर है सर, इन्हीं की बनाई है, इन्हीं को मैं फिर से डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है बहुत बढ़िया। ये टूल आपने यूज नहीं किया निशित जी? SEO ऑप्टिमाइजर नहीं है, ये नहीं किया है सर यूज कभी। बहुत मजेदार चीज है सर। और सबसे बड़ी चीज निशित जी यहाँ पे क्या है, इसका आप व्हाइट लेबल खरीद सकते हैं, मतलब अपने कस्टमर को अपनी वेबसाइट यही दिखा सकते हैं। ये आपके डोमेन पे कनेक्ट हो जाएगा सीधा, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा और इसी तरीके से अपनी वेबसाइट डाल के सर्च कर लेगा। व्हाइट लेबल खरीद सकते हैं इसका पूरा आप। अच्छा, ये शायद एक दिन में एक ही वेबसाइट से यूज करने देता है ना? नहीं सर, इसी तरह की एक वेबसाइट मैंने देखी थी जो, लेकिन ये नहीं थी सर, आई एम श्योर। जीटी मैट्रिक्स भी एक है, लेकिन जीटी मैट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा सर कॉम्प्लेक्स डेटा देता है, वो एक कस्टमर को समझ में आने वाला डेटा नहीं है। अभी तो आप सर देख रहे हैं बिल्कुल खराब पोजीशन पे है ये वेबसाइट। सर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये जो पूरी रिपोर्ट इसने बनाई है ना, स्क्रॉल डाउन और करते रहिए, ये जो पूरी रिपोर्ट इसने बनाई है ना, ये सारी की सारी रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ की तरीके से। ओके सर, ये और आसानी से मैं रिपोर्ट बना लूंगा ऐसे। अब समझ गए क्या करना है? मैं समझ गया सर। अब वहां पे ऊपर जाइए सर, यहां देखिए सर, सबसे पहले रिजल्ट वाला टैब है और ये सब टैब्स हैं। यहां पे देखिए फ्रेंडली यूआरएल, यहां चलते हैं सर। ये देखिए, ये बोल रहा है कि
आपके जो लिंक्स हैं वो फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। मतलब ये जो .html लिखा हुआ आ जाता है ना, मैंने हमेशा बताया ये फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। फ्रेंडली यूआरएल का मतलब क्या होता है? nrtindia.com/, लेट्स सपोज इंडेक्स वाले में तो कुछ नहीं रहेगा, ये तो ब्लैंक ही रहेगा। और ये इसीलिए है क्योंकि इन्होंने index.html पेज डाला हुआ है। आप अपने वर्डप्रेस में देखिएगा, वर्डप्रेस बहुत अच्छा फ्रेंडली यूआरएल जनरेट करता है जो हम पर्मा लिंक्स के अंदर जनरेट करते हैं। अबाउट के अंदर क्या होना चाहिए था? अबाउट होना चाहिए था। .com/about, दैट्स इट। हाँ सर, कोई HTML वेबसाइट पे डिफॉल्ट वो बना देता है, जो बन जाता है उसी को सब फॉलो कर लेते हैं। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं सर, ये बुक रूल फॉलो कर रहे हैं, यही तो मैं बस समझाना चाह रहा हूं। 2000-3000 लोगों की गैदरिंग लोग कर ले रहे हैं, यूट्यूब पे पता नहीं कितने सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, कुछ भी। और समझाता हूं सर, इसमें बड़ी मजेदार चीजें हैं। कहां गया सर ये पेज आपका? एक मिनट सर, रुकिए। मैं बाकी लोगों को बता दूं, कभी भी कस्टमर के लिए जाएं तो इस तरीके की चीजें यूज करेंगे आप। जी। यहाँ पे नीचे चलिए और इनको समझाइए कि सर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। आपकी ये जो वेबसाइट है ऐसे काम कर रही है। यहाँ पे देखिए, नो इंडेक्स टैग टेस्ट, योर पेजेस इज नॉट यूजिंग द नो इंडेक्स टैग टैग विच प्रिवेंट्स इंडेक्सिंग। ठीक है सर, ये बिल्कुल सही है कि इसमें नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है, मतलब robots.txt फाइल लगी हुई है अच्छे से। ठीक है, यहां पे देखिए robots.txt फाइल पे इन्होंने यहां तो ये लगा दिया, लेकिन गूगल कहता है कि robots.txt फाइल जनरेट करना जरूरी है, तो इन्होंने अभी तक जनरेट नहीं की हुई है ये। क्लियर है निश्चित सर? बिल्कुल सर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ये कॉपी करना है पूरा का पूरा लाइन और सीधा उठा के अपनी रिपोर्ट में डाल देना है। इसके बाद XML साइट मैप, XML साइट मैप जनरेटेड है। आगे चलते हैं। एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स इंप्लीमेंट नहीं की है। गूगल एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करेंगे नहीं तो कस्टमर समझेगा कहां से क्या ट्रैफिक आ रहा है। यहां पे भी पिच मारिएगा, उसको एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करने के अलग से चार्ज कीजिएगा। schema.org समझाऊंगा कल के सेशन में क्या चीज है, ये बहुत मजेदार चीज है। ये समझ लीजिएगा क्या है। यूजिबिलिटी पे चलते हैं। यहां देखिए, यहां आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। यहां पे यूज ऑफ मोबाइल व्यू पोर्ट्स, मोबाइल व्यू पोर्ट वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है निश्चित सर, लेकिन ये HTML वेबसाइट है तो उन्होंने कोड बड़े अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ है। व्यू पोर्ट का मतलब होता है कि जैसे आपका मोबाइल का डिवाइस है, 786 आपके मोबाइल के डिवाइस का साइज होता है, 1024 आपके डेस्कटॉप का साइज होता है, तो बोला जाता है कि जैसे ही इस रेंज में आपका डिवाइस का स्क्रीन आए तो वेबसाइट इस तरीके से दिखनी चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर। तो ये रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर नहीं है, जिसका रीजन आप देख रहे हैं यहां पर कुछ इमेजेस दाएं बाएं भाग रही हैं, देख रहे हैं सर? सही कह रहा है। तो ये इस तरीके की रिपोर्ट देंगे तो कस्टमर कहीं नहीं जा सकता, ये इमेजेस ग्राफिक्स के साथ, है ना निश्चित सर? फैब आइकन नहीं लगाया गया है। लीगल फॉन्ट साइजेस, यहां पे देखिए, शो डिटेल्स पे जाइए, आपको सब दिख जाएगा। कुछ भी लिखा हुआ है किसी भी तरीके से। पेज स्पीड ठीक है, कोई खराब नहीं है। HTML साइट में सर पेज स्पीड अच्छी मिल जाती है बाय डिफॉल्ट। हाँ सर, HTML में पेज स्पीड अच्छी मिल जाती है, रैंकिंग आप निकाल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उस पर काम हो जाता है। ये जितनी भी चीजें यहाँ पे आ रही है ना, इनकी वेबसाइट में एक्चुअली सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि टेम्पलेट पे काम किया गया है। तो पहले लोग इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट बनाते थे, ये मेरे ख्याल से 2008 या 9 में वेबसाइट ये पहली बार बनी थी, तब से वो चलती चली आ रही है उसी पैटर्न पे, तो कोई अपडेट्स नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। कुछ कंटेंट अपडेट जरूर कराए इन्होंने, लेकिन कभी वो SEO के पार्ट पे कोई काम नहीं किया, इसलिए ये दिक्कत है। चलिए, डेप्रिकेटेड HTML, इन्होंने HTML को, जो आपने रीजन बताया कि HTML का बहुत पुराना फॉर्मूला इन्होंने यूज किया हुआ है, इन्होंने HTML 1.0 यूज किया हुआ है और अभी 1.5 चल रहा है। तो देखिए, इन्होंने इस तरीके के टैग्स यूज किए हुए हैं जो अभी नहीं चलते हैं। बहुत पुरानी वेबसाइट बनने की वजह यही सब दिखाना है बिल्कुल सर। भी नहीं कर रही। अब देखिए, इनकी वेबसाइट से ना फेसबुक कनेक्टेड है, ना फेसबुक ओपन ग्राफ इमेज है, मतलब जब फेसबुक पे कोई शेयर कर रहा है तो कोई इमेज ही नहीं आ रही है, सीधा लिंक आ जा रहा है। फेसबुक पिक्सल नहीं अपडेटेड है, ट्विटर है इनके पास अपडेटेड।
इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं, मतलब ये सारी चीजें पिच कर सकते हैं आप। बाकी इस पे नहीं चलते हैं सर। बाकी अब चलते हैं आपकी वेबसाइट पे। ये तो हो गया कस्टमर की वेबसाइट। अब आप अपनी वेबसाइट पे आइए और देखते हैं सर आपका डेटा कैसे दिखता है। तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो गई। सबको क्लियर है जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे? मेरी वेबसाइट में भी कल मैंने चेक किया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन तब भी सर काफी बेटर है। बहुत बढ़िया। और निशित सर इस टूल को चेक कर लीजिएगा और इस टूल पे कोशिश कीजिएगा कि ये टेम्पलेट आपको डाउनलोड करने दे। मतलब जो भी आप बनाएंगे ना पूरा अपने कस्टमर के लिए, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो ज्यादा महंगा नहीं है, इसको खरीद लीजिए। बहुत सक्सेस रिजल्ट मिलेगा इससे। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ जाइए, रिपोर्ट डालिए, काम खत्म। ठीक है सर, मैं ट्राई कर लूंगा। और ये ग्राफिक्स के साथ रिपोर्ट देता है तो देखने में बड़ा मजेदार लगता है थोड़ा। इस बार बी ग्रेड पे चल रही है मेरी वेबसाइट। सर खराब नहीं है, अभी चलने तो दीजिए, अभी तो एंड नहीं हुआ सर। हाँ सर, कुछ ऐसे पार्ट है जिसपे काम करना है, डोमेन अथॉरिटी वगैरह को। लगेगा अभी देखिए सर, डोमेन अथॉरिटी कुछ नहीं है सर। आपको क्या लग रहा है सर, ये जो मैं टूल आपको बता रहा हूं, अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी नहीं होती तो ये टूल आपको बता नहीं रहा होता? बिल्कुल बता रहा होता कि आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करो। सर ये बिना बात के कॉन्सेप्ट है, बिना बात के, जिसका कोई मतलब नहीं है, बस लोगों ने रटा हुआ है, सुना रहे हैं बस। एक किसी बड़े यूट्यूबर ने बोल दिया और बस लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि यार डोमेन अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी। आपने ऐसी वेबसाइट भी निश्चित सर देखी होगी। आप देखो ना सर, एसबीआई की जो वेबसाइट है उस पर इतना ट्रैफिक है कि उसको मेटा टैग, आप जाओ उसमें मेटा टैग डला हुआ है क्या सर? कहीं नहीं डला होगा। कहीं नहीं पड़ा सर। लेकिन फिर भी आज एसबीआई डालो, सबसे ऊपर एसबीआई आता है। क्यों आता है? ट्रैफिक है सर। किसी भी सर्च में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो। और सबको पता है सर, आप बैकलिंक बना रहे हो तो नकली बना रहे हो, सबको पता है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। ये देखिए सर, अब देखिए यहाँ पे आपके पेजेस दिख रहे हैं ना सर, अलग अलग तरीके से। बिल्कुल सर। तो इसको हम फ्रेंडली यूआरएल कहते हैं। एसईओ रिजल्ट बहुत अच्छा है, एसईओ इज गुड दिखा रहा है आपका। और यहाँ देखते हैं टाइटल में लेंथ 48 है, मेटा आपका लेंथ 144 है, ठीक है। हेडिंग के अंदर याद रखिएगा किसी भी पेज में एक हेडर टैग होता है क्योंकि मेन होता है। जैसे ही आप यहाँ पे देखें निश्चित सर, किसी भी प्रोजेक्ट में 2 हेडर टैग, कस्टमर को सीधा पिच कर दीजिए कि भैया देखो आप गलत कर रहे हो। हाँ सर, मैं ध्यान रखता हूँ, बीच में कुछ जगह प्रॉब्लम है उसको मैं सही भी करता रहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या आपके हेड टैग में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। देखिए इतना मजेदार तरीके से डिटेल देता है ना आपको। और यहाँ पे इंडिविजुअल पेजेस पे जाके आप चेक करिए, ये जो डोमेन उठा रहा है ना, ये आपके होम पेज को उठा रहा है। अभी आप इंडिविजुअल पेजेस को भी उठाना शुरू कर दिया सर। नहीं, मैं इस टूल की बात कर रहा हूँ, मैं इस टूल की बात कर रहा हूँ सर। ओके सर। ये आपने अभी जो लिंक डाला ना, ये आपका मेन पेज उठा रहा है अभी, ठीक है सर। आप इस पे अपने इनर पेजेस का भी लिंक डायरेक्टली जाकर पेस्ट कर सकते हैं, वो उस पेज का दिखाएगा। यहाँ पे देखिए आपके कीवर्ड्स टाइटल में, मतलब ये ऑटोमेटिकली निकाल रहा है कि ट्यूटर आपका मेन कीवर्ड टारगेटेड कीवर्ड है, तो ये आपके टाइटल में भी है, टैग में भी है, हेडिंग टैग में भी है, फ्रीक्वेंसी 102 बार आ रही है। इस तरीके से ये निकाल रहा है। और बहुत सारी चीजें इसने और भी निकाली। ये होम क्यों लेके आ रहा है यहाँ पे, ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये शायद आपने डेटा में बहुत बार ट्यूटर सर जो यूज हो रहा है ना सर बार बार। हाँ ले रहे सर। अमाउंट ऑफ कंटेंट गुड है। ऑल टैग आपने हर जगह यूज किया है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे ऑल टैग में यहाँ पे अगर नहीं यूज किया होगा तो आपको एग्जैक्ट इमेज का नाम दिखा देगा निश्चित सर वो यहाँ पे। ओके सर। तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। नंबर ऑफ बैकलिंक्स, ये साइन अप करना पड़ेगा सर, आपको दिख जाएगा। ब्रोकन लिंक्स यहाँ देख लेते हैं, आपके पास एक ब्रोकन लिंक है, चलिए हाँ उसको सर मैं सही कर दूंगा। वो थीम का डिफॉल्ट पड़ा है, मैंने चेक किया था, हटा थीम दीजिएगा। ली थी उसी को हटाना है सर। फ्रेंडली यूआरएल क्यों नहीं आ रहा सर? कौन से पेजेस में गड़बड़ है ये आपके? चलिए ये फ्रेंडली यूआरएल नहीं है सर, इसको हटा दीजिए। क्या चीज है ये?
सर ये पेज कुछ ऐसे बन जा रहा है ना जिनको ड्राफ्ट में चले गए या छोड़ दिया सर या नहीं काम किया। हटा दीजिए, बिल्कुल हटा हाँ, दीजिए। रिमूव कर दूंगा सर। एक्सएमएल ठीक है, गूगल एनालिटिक्स इम्प्लीमेंटेड है, स्कीमा आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये भी सही नजर आ रहा है। आई फ्रेम यूज, आपने आई फ्रेम यूज किया हुआ है सर यहाँ पे जॉट फॉर्म का, आई बिलीव निश्चित ही जॉट फॉर्म का आई जॉट फॉर्म फ्रेम यूज किया सर मैंने। सर। जी सर। जॉट फॉर्म का आई फ्रेम गूगल नहीं, मतलब गूगल क्या सर, कोई भी वेबसाइट आई फ्रेम को यूज अच्छा नहीं मानती है, लेकिन आपने चला रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसा नहीं होगा कि सर ये चीज खराब होगी तो आपका वेबसाइट गई। मैं हमेशा समझाता हूँ एसईओ का मतलब है ओवरऑल नंबर, एक चीज खराब हो रही है होने दीजिए, दूसरी चीज में और ज्यादा फोकस कर दीजिए। तो फिर कौन सा जॉट फॉर्म को कौन सा वो मैम जो डालना आपका चाहिए हमें? साइड बटन वाला सिस्टम आता है ना, जी वो आप लगा सकते हैं। सर, वो तो लेता ही नहीं है डीबी थीम अभी नया वाला। हाँ मैम, डीबी थीम नहीं ले रहा है, मैंने उसके लिए मेल की हुई है, लेकिन असल ये में आई फ्रेम से सर बेनिफिट ये भी होता है ना कि सर ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जी 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 बाकी सबको सर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। जी निश्चित सर, आप भी मेहनत बचा रहे हो आप। मैम इतने काम हो जाते हैं कि थोड़ी मेहनत बचा लेनी चाहिए। सर हम जैसे जिनको कुछ नहीं, मतलब बस उतना ही पता जितना सर ने बताया, वो तो अगर बोले तो समझ में आता है। चलिए, पेज स्पीड है, पेज स्क्रिप्टिंग ठीक है। पेज स्पीड सर स्लो होगी, ये बहुत प्रॉब्लम कर रही है मुझे, क्योंकि मैंने इसमें से सारे एनिमेशन हटा दिए, वरना पहले आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी मैंने साइट जो है एनिमेशन से बनाई थी। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं सर, ये वैसे ही बहुत कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, बस तो कोशिश करिए कि सब व्हाट्सएप पे करके फिर मैंने डाली है। ये आपने सर स्टाइल सीएसएस में इनलाइन कोड, मतलब अच्छा आपने वो थीम बिल्डर यूज किया है? कहीं कहीं पे सर यूज किया था सर। ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर इससे। निश्चित है, जितना ज्यादा सोशल यूज करेंगे ना, सबसे बड़ा बैकलिंक आज आपको सोशल देता है, सबसे बड़ा बैकलिंक। तो सोशल कोशिश करें आपकी वेबसाइट्स में कनेक्टेड हो। फेसबुक पिक्सल सर पहले कनेक्टेड था, अभी बीच में हटा दिया था, अभी फिर से कर दूंगा अभी। यूट्यूब को कनेक्ट कीजिए सर, इंस्टाग्राम कनेक्ट आपने कर रखा है, यूट्यूब कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यूट्यूब से आपको। कनेक्टेड है, अच्छा वो इंटीग्रेट नहीं होगा। इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। सब यूट्यूब वेबसाइट पे किया, वहाँ एनालिटिक पे जाके नहीं किया होगा। मैं कनेक्ट कर दूंगा। जी जी फेसबुक भी सर इंटीग्रेटेड है वैसे मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों नहीं सर, दिखा। फेसबुक दिख रहा है, पिक्सल इंटीग्रेटेड नहीं है, पिक्सल नहीं दिख रहा है। पिक्सल, हाँ मैं आज ही कर दूंगा सर। ये थोड़ी मोड़ी चीजें गूगल देखता है और सारे सर्च इंजन देखते हैं, तो ये एक ऐसा टूल है जिससे आप इजी बना सकते हैं। मैं अगर हमारी टीम यूज करती है निश्चित सर, तो हम कोई भी टूल से बना हुआ प्रोफाइल नहीं लेते, क्योंकि ये हमारी फील्ड में जो जिन लोगों को हम भेजते हैं रिपोर्ट, उन सबको पता है इस टूल के बारे में। तो अगर इससे रिपोर्ट निकाल के भेजेंगे निश्चित सर, तो फिर हम पकड़े जाएंगे, है ना, वो फिर हमारा लेवल नहीं बन पाएगा। तो आपके लिए, लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए काफी है, रिपोर्ट निकाल के भेज रहे हैं ना, ये रिपोर्ट आपके लिए काफी है किसी भी कस्टमर को पिच करने के लिए। बस अब मैं ऐसे ही कर लूंगा सर, तो और बहुत अच्छी रिपोर्ट बन जाएगी। सर बहुत मजेदार रिपोर्ट बनेगी। यहाँ पे आप रिकमेंडेशंस पे जाएं और ये देखिए सारे रिकमेंडेशंस भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए सारे रिकमेंडेशंस है, क्या क्या आपको करना है, एसईओ पे क्या करना है, और यहाँ पर आप इसको एम्बेड भी कर सकते हैं इस पूरे टूल को। जैसे आपकी ये योर एजेंसी लिखा हुआ है ना,
वैसे आपका पूरा का पूरा वेलबॉर्न ग्रुप लिखा हुआ आ जाएगा। कोई भी इंसान आपकी वेबसाइट पे आए और वो अपनी वेबसाइट की एनालिसिस चेक कर सकता है, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है, और यहाँ जहाँ एसईओ ऑप्टिमाइजर लिखा है यहाँ वेलबॉर्न लिखा हुआ आ जाएगा। व्हाइट लेबल प्रोडक्ट है ये। सर ये सॉरी सर, व्हाइट लेवल सर इनका कितने रुपए पर मंथ का है? सर ये आपको देखना पड़ेगा। मैं चेक कर लूंगा सर, प्राइसिंग तो इसमें मेंशन है $29। और भी बहुत कम इससे कम सर। और मुझे नहीं लगता कि निश्चित सर अभी आपको इसकी जरूरत भी है कि अगर आप इतना ज्यादा दिखाना चाहते हैं कि कस्टमर अभी आपकी वेबसाइट पे लैंड कर नहीं रहे हैं। सर अभी तो डिजिटल मार्केटिंग की मैंने वेबसाइट ही नहीं बनाई, अब बनाऊंगा बस सर। तो बस अगर उस टाइम बनाएंगे और आपको लगेगा कस्टमर की आप लैंड हो रहे हैं, तब सर उस टाइम देखिएगा सर। ये मार्केटिंग भले ही शुरू कर दी, लोग पूछते वेबसाइट हमने कहीं बताते तुमको जो है। चलिए ठीक है निशित सर, और कोई क्वेश्चन? सर अभी तो सर इतने ही थे तो मैंने पूछ लिए, बाकी होगा तो। सर स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। बीना मैम अपने क्वेश्चन को पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे उस टाइम। सर आपने बोला था ना कल बताऊंगा। मैम किस बारे में था, मुझे एक बार याद दिला दीजिए। सर उसका बैकअप कैसे लेना है वेबसाइट का। ओके ठीक है, कंट्रोल पैनल का ना? जी सर। ये मैं कल आपको जरूर बता दूंगा, याद रखिएगा सेशन में। कल मैं आपको स्कीमा मार्कअप भी बताने वाला हूँ, और आप लोग को बताने वाला हूँ कल मैं कि किस तरीके से आप अपने बैकअप लेंगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का। बैकअप लेना बहुत जरूरी है। आप सबके पास आपका कंट्रोल पैनल है। कल हमारा लास्ट सेशन है, तो प्लीज सेशन में आइएगा। बहुत सारे फीडबैक पे भी बात करेंगे। आप लोगों के फीडबैक हमेशा जरूरी है हमारे लिए। जी सर। कैसे आगे आपके लिए सपोर्ट सर्विस काम करेगी, किस तरीके से अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए या कैसे आप काम करेंगे, वो सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। अपने क्वेश्चंस अपने प्रोडक्ट के ऊपर आपके दिमाग में कुछ भी हो लेके आइएगा, हम सेशन में बात करेंगे। हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, इसी तरीके का सेशन होगा। ओके सर। और हम फॉर्मली बाय कहेंगे। मेरे सेशन में बाय कभी होता नहीं है, निश्चित सर जानते हैं इस चीज को, बाकी और भी लोग यहाँ बैठे हैं, हरप्रीत मैम भी जानती हैं। मेरे सेशन में बाय कभी होता ही नहीं है, फॉर्मल बाय होता है सिर्फ। ठीक है, तो सर कुछ ना कुछ नया सीख के चला जाता हूँ। हर बार मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ सीखा ही नहीं। खत्म ही नहीं होती सर नॉलेज। सर एक क्वेश्चन मेरा और था जो है, जो बेसिकली जो स्कीमा का सर आपने डिस्कशन किया था, तो ये बेसिकली लोकल लेवल पे तो इंटीग्रेट हो जाता है। इसको अगर हमें थोड़ा सा वाइड लेवल पे है तो क्या कुछ ऐसे कोर्स मिलते हैं, जैसे हम कोई वेबसाइट पैन इंडिया लेवल पे एस्टेब्लिश करना चाहे और उसको हम लोकेट कराने की कोशिश करें? सर कल के सेशन में आइए, बड़ी मजेदार तरीके की चीज बताने वाला हूँ। मैंने इसको लास्ट के लिए रखा हुआ है, और क्योंकि मैंने आपको याद है कल के सेशन में जो लास्ट सेशन हमारा हुआ था, वहां मैंने बताया है कि FAQ यही आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेवल ऑफ SEO यही है, और इसी की पूरी कहानी मैं स्कीमा से आपको समझाऊंगा। लगातार कर रहा था। जी सर, जैसे मैं रिसर्च कर रहा था सुलेखा.com है या जो इंडिया मार्ट जो बड़े पोर्टल की वेबसाइट है, वो मतलब इतनी ज्यादा लीड गिरा देती है कि मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं होता। सर देखिए उनके पास, निशित जी उनके पास ट्रैफिक है और वो बहुत ज्यादा तरीकों से काम कर रहे हैं। समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि उनका एक पेज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ढूंढ रहा है लाइक कस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स इन दिल्ली, कोई इस कीवर्ड को ढूंढ रहा है, तो आप समझिए कि अगर एक पेज के अंदर आप अपने कंटेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो गूगल अच्छा नहीं मानेगा, क्योंकि आप सिंपल कस्टर्ड मैन्युफैक्चर के ऊपर लिख रहे हैं और अपने कंटेंट में बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जस्ट डायल या फिर सुलेखा की वेबसाइट देखें तो उसके अंदर उसने क्या कर रखा है, अलग अलग कंपनीज को सेम टाइटल के साथ रिपीट किया हुआ है। यही होता है ना सर? तो लॉजिकल सेंस में वो कीवर्ड देखिए कितनी बार रिपीट हो गया उस जगह, तो रैंकिंग तो बढ़ेगी ना सर। लॉजिक समझे निशित जी? और सबसे बड़ी चीज, गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन को डेटाबेस टाइप की वेबसाइट बहुत पसंद है, जो बहुत पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाती हैं। ओके सर। ठीक है जी। चलिए, तो मैं सेशन को यही तक रखता हूं, हम कल दोबारा मिलेंगे। कल सर सनी जी ने आप ज्वाइन करा है। जी मयंक जी। सर सनी जी ने आप ज्वाइन किया है सेशन। सनी जी कैसे हैं आप? सर मैं तो ठीक हूँ। ये आई मीन व्हाट डिड आई मिस? आज 7:30 पे नहीं होना था सर? 7:30 नहीं, मैंने मैसेज में भी यही लिखा था कि सनी व्हाट्सएप पे नहीं होंगे पक्का। सर मैं 30 से स्टार्ट होना था सनी जी। नहीं सर मैंने देखा नहीं। आई मीन आई एम रियली सॉरी सर, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है। नहीं सर, सॉरी आप क्यों बोलते हैं सर? एक्चुअली आई हैव फोन ऑफ।
नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगा कि सर आपको बैच में से कोई ना कोई बता देगा, बिकॉज आई पर्सनली रोट अ मैसेज कि सनी व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं है, आप चेक कीजिएगा व्हाट्सएप। तो मुझे आई वाज वेरी मच श्योर कि आप मैसेज नहीं देख पाएंगे। तो सर क्या था, कितने बजे क्लास हुई? आज कुछ नहीं, आज जनरल डिस्कशन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। जिसके जो क्वेश्चन थे हम उसी बेस पे बात कर रहे हैं। 6:30 से स्टार्ट किया था सर हमने। कोई इशू नहीं सर। सर कल भी 6:30 है ना सर? सॉरी सर, तो कल भी सेम टाइमिंग है ना सर? 6:30 6:30 है सर। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो एंड वील मीट टुमारो। गुड नाइट एंड